ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग जोंगजू और जूनमी को देखते हैं। जोंगजू ऐसे ब्लाइंड फोल्ड होकर के बेड पर जूनमी के आने का वेट कर रहा होता है। जूनमी यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक अंदाज में आती है और जोंगजू से पूछती है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम मेरे साथ रोमांस करना चाहते हो। जोंगजू की आंखें कुछ और ही कह रही होती है। वो इतना ब्यूटीफुल था यहाँ पर कि समझ नहीं आ रहा था कि इस इंसान के साथ जूनमी क्या करे। वो जूनमी से कहता है कि तुम मुझे थोड़ा टाइटली और क्यों नहीं बांधती। कनिंग स्माइल के बाद कहानी पास्ट में जाती है। जूनमी अपने आंटी के हस्बैंड के घर कुछ दिनों के लिए स्टे करने के लिए आई हुई थी। वो अपने बारे में बता रही है, मेरी आंट यहाँ पर मुझे बुलाई हुई है। घर की जो मेड थी वो जूनमी को अच्छा नहीं मान रही होती क्योंकि वो कॉन्ट्री साइड से आए हुए थे। इट मीन्स कि वो गांव से आए हुए थे। वो लोग उसे काफ़ी गहरा गुजरा ही समझ रहे होते और गरीब भी। जूनमी यहाँ पर मन ही मन सोचती है उसे तो बस यहाँ पर अपना काम करना है और यहाँ से निकलना है और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर जूनमी की आंटी अपने हस्बैंड यानी जोंगजू के डैड के साथ यहाँ पर आती है। जोंगजू के डैड जूनमी से सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं। जूनमी वॉइस ओवर में बोलती है कि आंटी ने कहा था यहाँ आने से पहले ही यहाँ आओ और जोंगजू के घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। उसे रिवेंज लेना था, किस चीज़ का वो तो हमें आगे पता चलने वाला है। तभी एंट्री होती है जोंगजू की। वो इनका यहाँ का यंग मास्टर था। जोन में उसे देखती है स्माइल करने लगती है क्योंकि वो उसे पहचानती थी ना। जब जोंगजू अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि जूनमी वहाँ पर उसकी रखी चीज़ों को ऐसे बिखेरी हुई है सबके सामने। तो जूनमी कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट बन के रहती है, लेकिन जोंगजू के सामने वो कोई भी चीज़ें प्रिटेंड नहीं करती है। जोंगजू को वो कहती है, मैंने सुना है कि तुम ऑटिस्टिक हो, ऑटिज्म की प्रॉब्लम है और बोल नहीं पाते, लेकिन मुझे अफसोस है उस रात मैंने तुम्हारी एक ही टांग क्यों तोड़ी, कम से कम दोनों पैरों को तो तोड़ना ही चाहिए था। जूनमी मोस्टली जोंगजू को बुली करते रहती थी। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि कुछ गुंडे लोग जोंगजू के पीछे पड़े हुए थे। जूनमी उसे वहाँ जाकर के सेव करती है तो अब वो गुंडे उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। उस समय जूनमी जोंगजू को जानती थी। वो उसे वहाँ से लेकर के जाती है। उसे सेव करने के चक्कर में ऐसे बड़े बड़े घास के बीच में वो जोंगजू को धक्का देती है जिस वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर लग जाता है। अब इसने ये जानबूझ करके किया था या अनजाने में वो हमें नहीं पता चलता। वो जोंगजू से कहती है कि बेटा अब तुम्हें यहाँ पर मुझसे कौन बचाने वाला है, तुम बेचारे बोल नहीं सकते, मैं तुम्हें ऐसे बुली करूँगी, बताओ तुम्हारे डैड को भी तो पता नहीं चलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जोंगजू भी उसी की तरह साइको है। वो यहाँ पर अजीबोगरीब जानवर ऐसे पाला करता था। जूनमी उसे कहती है, तुमने तो मुझे पहले ही पहचान लिया था, तुमने मुझे अपनी फैमिली के सामने एक्सपोज क्यों नहीं किया। जोंगजू उसे साइड करता है। जूनमी उसे कहती है, चलो हम दोनों जब यहाँ घर में रहने ही वाले हैं तो पीस करते हैं। मैं तुम्हारे एरिया में नहीं आऊँगी, तुम मेरे एरिया में मत आना, वरना जिन चीज़ों को तुमने पाला है ना मैं उन्हें बर्बाद कर दूँगी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। जोंगजू अपना फेवरेट स्पाइडर उठा लेता है। वो मन में सोचता है एटलीस्ट जूनमी मुझे अजीब तो नहीं समझती। अगले दिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सब जोंगजू को ढूंढ रहे होते हैं कि वो है किधर। जूनमी सोच रही होती है ये अचानक लड़का कहाँ गायब हो गया, मैंने तो अभी रिवेंज लेना स्टार्ट भी नहीं किया। सब जोंगजू को ढूंढ रहे होते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चलता है कि जोंगजू नीचे अंडरग्राउंड में है। जब वो लोग वहाँ नीचे जाते हैं तो जोंगजू अंधेरे में चुपचाप बैठा हुआ था। वो कह रहा होता है सब उससे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा डे बाय डे का ड्रामा बढ़ते रह रहा है, आगे चल के तुम्हें मेरी कंपनी संभालनी है, अगर ऐसे ही करोगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पर उसके स्टेप मदर उसे कहती है, अरे इसे ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, ये मोस्टली डरा समझ रहता है, जाने दीजिए, बेचारे बच्चे को क्यों डांट रहे हैं। घर का मेड यहाँ पर उसे कहती है कि घर का मेड उसे कहता है कि इसे शायद कोई प्रॉब्लम हो गया होगा, डांटते नहीं हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जोंगजू जूनमी को देख करके कहता है, डोंट वरी, मैंने डैड को नहीं बताया कि तुम कल मेरे कमरे में आई थी। अब वो जूनमी से पूछने लगते हैं कि वो उसके कमरे में क्या कर रही थी। जूनमी भी शौक कि ये बोल सकता है। उसकी आंटी बीच में आती है और कहती है कि एक्चुअली में मैंने ही इसे खाना पहुँचाने के लिए दिया था और कोई बात नहीं है। अपनी वाइफ के बीच में आते ही वो इंसान चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। जूनमी अपने कमरे में जाती है तो उसे जोंगजू का स्पाइडर वहाँ मिलता है। वो देखते ही जोर से चिल्लाने लगती है। वो डर नहीं रही थी, सिर्फ डरने की एक्टिंग कर रही थी।
जोंगजू को तो लगा था कि उसने उसे डरा दिया। फादर जोंगजू को ही डांट लगा रहे थे कि जोनमी तुम्हारी बहन जैसी है, तुम इसे कैसे डरा सकते हो। जोंगजू एक बार उन्हें घूरता है ना तो बस वो चुप ही हो जाते हैं। और यहाँ पर जोनमी सोच रही होती है कि लड़का इतना सिंपल और इतना पिटीफुल नहीं है जितना कि वो बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके डैड के साथ साथ उसे जोंगजू को भी बर्बाद करना है। कंपनसेशन के तौर पे जोंगजू के डैड उसे पैसे देते हैं तो वो पैसे लेने से मना कर देती, कहती नहीं नहीं, अब हम तो फैमिली मेम्बर है, इतनी छोटी सी बात के लिए पैसे की क्या ज़रूरत है, बस अगली बार जोंगजू मुझे परेशान ना करे। लेकिन फिर भी जोंगजू के डैड जोनमी को कंपनसेशन के तौर पर पैसे देते ही हैं। जोंगजू वापस से अपने कमरे में चले जाता है और उसे वापस से वही अटैक्स आ रहे होते हैं जहाँ पर कि जोनमी आती है उससे बात करने के लिए और कह रही है तुम्हें क्या लगा था, मैं गांव से आई हुई हूँ तो मैं यहाँ पर इन कीड़ों मकोड़ों से डरने वाली हूँ, इनका तो रोज़ का होता है हमारे घर में आना जाना, अगली बार कुछ नया प्लान कर लेना, नहीं कर पाओ तो हमसे बोलना, हम ज़रूर हेल्प करेंगे, लेकिन अगर जिस दिन मेरे प्लान के बीच में आए तो तुम गए, पता है ना मैंने तुम्हारी टांग कैसे तोड़ी थी, टांग टूटने का इल्ज़ाम तुमने मेरी आंटी पे लगाया था, अगर तुम्हारा ऐसा कुछ हुआ, मेरी आंटी को इस घर में परेशानी हुई तो तुम तो गए। वो उसका एक नेकलेस यहाँ पेंडुलम जो भी था वो ले लेती है, कहते हुए कि तुमने मुझे परेशान किया था, ये इसका कंपनसेशन है। उसके जाते ही जोंगजू बैक टू नॉर्मल हो जाता है और कहीं ना कहीं वो जोनमी को पसंद करने लगा था, क्योंकि वो भी उसे उसी की तरह लगती थी। वो भी इस घर में एक रीज़न, एक मोटिव के वजह से, अब जोनमी भी एक रीज़न, एक मोटिव के वजह से ही यहाँ आई हुई है। अगले दिन उसकी आंटी और जोंगजू के डैड दोनों ही बिजनेस ट्रिप पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि कुछ दिनों तक जोनमी और जोंगजू को साथ में रहना था। वो लोग कहते हैं लड़ना झगड़ना नहीं, घर पर अच्छे से रहना, हम लोग जल्दी ही आएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद जोनमी को हम लोग देखते हैं कि जोंगजू उसे देख रहा होता है और अब वो क्या प्लान करने वाला था वो तो हमें बाद में पता चलेगा। अगले दिन जोनमी अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है। किडनी फेलियर की वजह से वो हॉस्पिटलाइज थे। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि जोंगजू के डैड की कंस्ट्रक्शन साइट से उसके डैड गलती से गिर गए थे। ट्रीटमेंट कराने के बजाय वो कंपनसेशन $1000 का दे करके निपटाने का बात कर रहे होते हैं। गलती जोंगजू के डैड की थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट की दीवारें कमज़ोर थी जिस वजह से उसके डैड गिरे थे। इसी वजह से जोनमी और उसकी आंटी दोनों ही यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आए हुए हैं। तभी जोनमी के और रिलेटिव यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि हमेशा ही जोनमी को परेशान करते रहते थे। कह रहे थे कि जब इतने पैसे हैं कि तुम अपने इस डैड को हॉस्पिटल में रखो तो हमें भी पैसे दो। जोनमी यहाँ पर गुस्से में उनको सबक सिखाने लगती है, तो वो लोग यहाँ पर इमोशनल ड्रामा सारे लोगों के सामने करने लगते हैं। जोनमी को बुली करने के लिए वो हाथ उठाती है, तभी जोंगजू बीच में आ जाता है और जोंगजू के आते ही उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। जोनमी को डर था कि कहीं उन्हें पता न चल जाए कि उसका डैड है। जोंगजू के साथ साथ उसका बटलर भी उसका ख्याल करने के लिए आया था। ऑटिज्म की प्रॉब्लम होने की वजह से जोंगजू बहुत कम ही घर से बाहर निकला करता था। अब वो बटलर पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जोनमी बहाना बना देती है कि वो यहाँ पर वॉलंटियर जॉब कर रही है और इस तरीके से ये पेशेंट से वो मिली थी कोइंसिडेंटली। वो ये कह रही थी कि एक्चुअल में इसका किडनी फेल हो गया है, क्योंकि वो लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार इस पेशेंट के साथ क्या हुआ है। वो बटलर को अब तक डाउट हो रहा था कि कहीं वो इंसान की तो डॉटर नहीं है जो कि यहाँ पर उसका केयर कर रही है। डाउट तो यहाँ पर जोंगजू को भी हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने बटलर को वहाँ से बहाना करके लेकर के जाता है, क्योंकि जोनमी का हिचकिचाहट कुछ और ही गहरा होता है। रात में जोनमी अपने घर पहुँचती है, उसे एक इंसान का मैसेज आता है, तुम्हारे डैड का किडनी मैच मिल गया है, लेकिन बदले में तुम्हें जोंगजू के डैड का ब्लैक मटेरियल ऑफिस से रिलेटेड लेकर के आना पड़ेगा। मुझे अगर डिलीवर हुआ तो मैं तुम्हारे डैड का किडनी ट्रांसप्लांट करवा दूंगा, सोर्स दे दूंगा। अब यहाँ पर जोनमी वो पेपर्स ढूंढ रही होती है। घर के बटलर को लगता है कि शायद जोंगजू के डैड आ गए हैं। देखने के लिए वो स्टडी में जा रहे होते हैं। जैसे ही गेट खोलने वाले थे, यहाँ पर जोंगजू बीच में आ जाता है। बटलर को बोलने लगता है कि मुझे भूख लगा है, जाके कुछ खाने के लिए बनाने, और बटलर वहाँ से चले जाता है। जोंगजू जानता था कि जोनमी इस कमरे में अंदर है, फिर भी वो उसका हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने डैड से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। यहाँ पर जोनमी कंफ्यूज कि जोंगजू तो अपने डैड का बेटा है, तो फिर वो उसका क्यों हेल्प कर रहा है। दूसरी तरफ जोंगजू ने जोनमी के बारे में पता लगाने के लिए बोला था,
उसे पता चलता उसके डैड की सारी कहानी, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट पे गिरने के बाद उनके साथ हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ और जोंगजो के डैड ने जोनमी के साथ क्या किया। तो उसी ने यहाँ पर उसके डैड के लिए किडनी ट्रांसप्लांट ढूंढने के लिए बोला था और जोनमी को ये मैसेज किया था। अब उसे पता था कि जोनमी का क्या सीक्रेट है। वो सोच रहा होता है कि जोनमी भी मेरी तरह ही है और अब मज़ा आने वाला है गेम खेलने में। अब तक तो जोनमी उसे बुली किया करती थी और अब जोंगजो को भी एक चीज़ हाथ लग गया था जोनमी को परेशान करने के लिए यहाँ पर, लेकिन वो जोनमी को पसंद करने लगा था। अगले दिन जोनमी उसके मैसेज का वेट कर रही होती है। तभी मेट कहती है कि जोंगजो ने कुछ खाया नहीं है सुबह से, एक बार तुम जाकर के बात करो, शायद कि वो खा ले। जोनमी नहीं चाहते हुए भी जोंगजो से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वह नीचे ऐसे चुपचाप बैठा हुआ था और जोनमी को ही याद कर रहा था। जोनमी उसके पास जाती है और कहानी के पहले वाला सीन हमें दिखाया जाता है। उसके साथ रोमांटिक अंदाज में बात करते हुए कहती है कि आई नो कि तुम मेरे साथ रोमांस करना चाहते हो, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। जोंगजो जोनमी की सारी बातें मानना स्टार्ट कर देता है। वो उसे कहती है सबसे पहले तुम्हें खाना खाना होगा, चलो खाना खाओगे तभी तो स्ट्रांग रहोगे। वो जोंगजो को फूड खिलाने के लिए लेके जाती है, जैसे कि उसकी मॉम कभी कभी प्यार से उसे खिलाया करती थी। फिर जोन में एक पेन ड्राइव जोंगजो को देते हुए कहती है उसके डैड के लैपटॉप में अटैच करने के लिए। जोंगजो तो जान ही रहा था कि जोन में क्या करना चाह रही है, बट फिर भी वो उसका हेल्प करता है। वो बदले में रिवार्ड मांगता है और रिवार्ड के तौर पे जोनमी को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी फैमिली वापस आ जाती है। फैमिली के साथ साथ यहाँ पर कज़न सिस्टर भी आई हुई थी। वो जोनमी और जोंगजो को साथ में देख लेती है। उसकी आंटी जल्दी से जोनमी को फ़ोन करती है ताकि वह जोंगजो से अलग हो सके, उसके डैड को ये बात पता न चले। जोनमी जल्दी से अलग होती है। उसकी जो कज़न थी वो फ़िलहाल जोंगजो के डैड को कुछ नहीं बोलती है और वो लोग इस तरीके से वहाँ से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जोंगजो की सिस्टर से जोनमी बात करने का कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देती है और जोंगजो के पास चली जाती है। जोनमी स्माइल करते हुए सोचती है कि बेटा जोंगजो अब उसका पागल हो चुका है और वो उसे भाव नहीं देने वाला है। उसकी आंटी बाद में जोनमी को डांट रही होती है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें जोंगजो के साथ अफेयर करने से मना किया था। जोनमी जानबूझ करके जोंगजो को मैसेज करती है मेरा नेकलेस बाहर गिर गया है, लेके आना ज़रा। उसकी आंटी उसे डांट रही होती है कि तुम ये गलत कर रही हो। माना कि जोंगजो उसका बेटा है, लेकिन उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जोनमी कहती है आपको लगता है कि ऐसा मैं कभी करूँगी? तभी जोंगजो जोनमी के मैसेज करने पर सच में बारिश में भीगते हुए उसका नेकलेस लेकर के आ जाता है। जोनमी कहती है देखा आंटी, मैंने फाइनली उसे अपने कंट्रोल में कर ही लिया। बाहर जा कर के वो उससे नेकलेस ले लेती है और कहती है तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करते हो। वो प्यार से जोंगजो का सर सहलाती है, मानो कि वो उसे एक क्यूट से पपी की तरह ट्रीट कर रही थी। और जोंगजो को ये चीज़ अच्छा भी लगता है क्योंकि बचपन से उसे माँ का प्यार कभी नहीं मिला था और जोनमी की तरफ से ये प्यार उसे काफ़ी प्यारा फील कराता है। तभी वहाँ पर जोनमी को थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जोंगजो के डैड की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। उसे लगता है कि उसने जो यहाँ पर पेन ड्राइव लगवाया था इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हुए हैं। वो मन ही मन खुश हो रही होती है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। उसे नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे जोंगजो उसी के काम में उसका हेल्प कर रहा है। जोंगजो को खुश होकर के वो चॉकलेट देने के लिए जाती है, लेकिन चॉकलेट लेने के साथ साथ वो जोनमी को किस कर लेता है और कहता है कि असली रिवार्ड ये होता है, तो मुझे ना रिवार्ड में ये दिया करो। जोनमी खुद कभी कभी उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी जब भी जोंगजो ऐसा करता था, तो ये जानने के बावजूद भी कि वो बस उसका इस्तेमाल कर रही हैं। उसकी कज़न यहाँ पर आती है और वो जोनमी को जोंगजो से दूर ही रहने के लिए कहती है कि मेरा भाई तुम्हें कभी इंटरेस्टेड नहीं होने वाला। लेकिन वापस से एक बार फिर जोंगजो से रिजेक्ट कर देता है और जोनमी के पास उसके बुलाने पर उसके साथ चले जाता है। बार बार उसकी सिस्टर का ये इंसल्ट हो रहा था और उसे इस बात से बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वह जोनमी से अब रिवेंज लेने का भी प्लान कर रही होती है। जब जोनमी अपना कॉलेज ख़त्म करके लौट रही होती है तब उसका सीनियर उसे अपने साथ डिनर करने के लिए चलने बोलता है। वो उसे पसंद करता था। वैसे तो जोनमी उसे मना कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जब देखती है कि सामने कार में जोंगजो उसका इंतज़ार कर रहा है तो फिर वो उसे हाँ कह देती है और उसके साथ डिनर करने चली जाती हैं। वो जोंगजो को अपने लिए और ज़्यादा ऑब्सेस्ड बनाने के लिए ऐसा कर रही थी। जब तक वो पूरी तरीके से उसके पास नहीं आता तब तक वो उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से कैसे कर सकती थी। गुस्सा होने के बाद जोंगजो एक्चुअल में घर चले जाता है।
जूनमी ये सोचते हुए घर वापस लौटती है थोड़ी देर में कि जोंगजू ने क्या किया होगा। जब वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि जोंगजू ने खुद को बांध करके ऐसे रखा हुआ है ताकि वो हर्ट ना करे। जूनमी यहाँ पर आती है, वो उसके पास जाता है और सीधे उसे किस करने लगता है। जूनमी उसे कहती है कि तुम तो बहुत बुरे हो, मुझे लेकर के इतने जल्दी तुम ऑब्सेस हो गए, लेकिन तुम्हें पता है कि मुझ में और तुम में क्या ही चीज़ें सेम है और क्या ही चीज़ें डिफरेंट है। तुम्हारा डैड जब तुम्हारी बीवी माँ मर रही थी तब तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ करके वो अपने पहले प्यार के साथ था। तुम्हें पता है कि उसका पहला प्यार कौन था? मेरी आंटी। और तुम्हें ऐसा लगता है उस घटिया इंसान के बेटे के साथ मैं इंटीमेट होने वाली हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। वो जोंगजू के दुखती रग पर हाथ रखती है जानबूझ करके। वो अपनी मन का भड़ास, अपना गुस्सा निकाल रही होती है। कहती है कि तुम मुझे लेकर के सिर्फ ऑब्सेस हो और मैं ऐसे पॉजेसिव इंसान के साथ कभी इंटीमेट नहीं हो सकती। जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो यहाँ पर उसकी बहन देख लेती है जोनमी को जोंगजू के कमरे से बाहर निकलते हुए। उसके डैड तक ये कंप्लेन जाता है। वो गुस्सा कर रहे होते हैं कि जोनमी उसके कमरे में क्या कर रही थी। तभी वहाँ पर जोंगजू बाहर आता है और बोल रहा होता है कि ये मुझे खाना डिलीवर करने के लिए गई हुई थी। घर की मेड भी आकर के इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि जोंगजू कई दिनों से रेगुलरली खाना नहीं खा रहा था, तो मैंने ही जोनमी को कहा था कि उसके घर में उसके कमरे में फूड डिलीवर कर दिया करो। अब उसके डैड यहाँ पर जोंगजू की कज़न पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुम बहुत दिनों से यहाँ रह चुकी हो, बेहतर होगा कि अब तुम अपने घर चले जाओ। यहाँ पर वो उन्हें बताने की कोशिश करती है कि जोनमी जोंगजू को पटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फ़िलहाल के सिचुएशन में कोई भी उसकी बात को नहीं समझता है। बाहर जब कज़न जा रही होती है तो जोनमी हंसते हुए कहती है तुम्हारा और मेरा तो कोई तोड़ ही नहीं है। जोंगजू यहाँ पर आता है। जोनमी उसे कहती है क्या वो उसके डैड के सामने उसे किस कर सकता है। जोंगजू एक मिनट भी नहीं सोचता और वो एक्चुअली उसे किस करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर इधर आ रहे हैं, लेकिन जैसे उसके डैड इधर आने लगते हैं तो वो जल्दी से साइड हो जाती है। जब उसके डैड कुछ बात करके वहाँ से चले जाते हैं तो फिर जोंगजू से कहता है तुमने तो कहा था कि मुझे अपने डैड के सामने तुम्हें किस करना है, और जब वो आए तो तुम हट गई यहाँ से, चल क्या रहा है। जोनमी उसे कहती है फिर कभी। वो जोंगजू को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। वो उसे वहाँ से कमरे में लेकर के जाती है जहाँ पर कि जोंगजू को इस तरीके से वो बोल रही होती है तुम जो सपने सजा रहे हो वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं तुम्हारी नहीं होने वाली हूँ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जोनमी का फिक्र कर रहा होता है। वो उसे पैसे देते हुए कहता है कि कल मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आओगी। जोनमी यहाँ पर सोच रही होती है कि मुझे जोंगजू के लिए क्यों बुरा लग रहा है, वो भी तो अपने डैड का ही बेटा है। उसका डैड बुरा है इट मीन्स कि जोंगजू बुरा है। मुझे उससे प्यार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगले दिन जोंगजू का बर्थडे था। वो तो सिर्फ जोनमी के ही आने का इंतज़ार कर रहा था। सारे लोग आए हुए थे, उसकी कज़न सिस्टर भी यहाँ पर आई हुई थी, और जब देखती है कि जोंगजू उसे भाव नहीं दे रहा ना ही उसके दिए गए गिफ्ट को, तो उससे गुस्सा आने लगता है। जोनमी यहाँ पर अपने हाथों से क्रिएट करके जोंगजू को एक गिफ्ट दे रही थी। पैसे के गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं थी। तभी घर की मेड जोनमी के लिए मिल्क लेकर के आती है। जोनमी जानती थी इस मिल्क में वो लव डोज मिला हुआ है, इसी वजह से वो उसे गिरा देती है, यूज़ नहीं करती है। जोंगजू जोनमी के आने का इंतज़ार कर रहा था। जोनमी यहाँ पर आती है तो वो इस तरीके से अपनी सौतेली बहन लिली को देखती है जो कि अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आई हुई थी, और यहाँ पर उसे देख करके उसका दिल टूट जाता है। उसे पुराने दिन अपने याद आ जाते हैं जहाँ पर कि उसकी मॉम पैसे के चक्कर में अपनी बड़ी बेटी को ले करके उसे अकेला छोड़ करके वहाँ से चली गई थी, और उसी समय से वो बहुत ही अकेले यहाँ पर फील कर रही थी। इसी वजह से वो यहाँ पर सैड होकर के अपने कमरे में चली जाती है। जोंगजू उसके पीछे पीछे आता है। जोंगजू से पूछता है क्या हुआ। जोनमी उसे कहती है मुझे किसी ने लव डोज दिया है। जोंगजू परेशान हो जाता है। वो कहती है बट मैंने पिया नहीं, बट मैं आज तुम्हारे साथ रोमांस करने वाली हूँ। वो कहाँ ही मना करने वाला था। इधर जब इस तरीके से उसकी कज़न काफ़ी टाइम से जोनमी को नहीं देखती तो वो सोचती है शायद उसका प्लान काम कर रहा है, वो किसी न किसी के साथ तो होगी। नीचे जाकर के वो अपने अंकल लोगों को कहती है उसने जोनमी को किसी लड़के के साथ देखा है। वो लोग सब ऊपर कमरे में जाने लगते हैं।
एक तरफ जूनमी जब जोंगजू के साथ रोमांस कर रही थी तभी अचानक से वो ब्लड की वोमिटिंग करने लगती है। एक्शन में उसने वो मिल्क तो नहीं पिया था, लेकिन उसकी कज़न को फंसाने के लिए दूसरे टाइप का पॉइजन ज़रूर ले लिया था। उसे देखते ही जोंगजू परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। ये देखते उसकी बहन परेशान हो जाती है कि मैंने तो सिर्फ उसे लव डोज दिया था, ये खून की उल्टी क्यों कर रही है, अगर उसे कुछ हुआ तो जोंगजू तो उसे छोड़ेगा नहीं। और जोंगजू एक्चुअल में पुलिस बुला लेता है। पॉइजन देने के चक्कर में उसकी बहन को जेल हो जाती है। वो जोंगजू से रिक्वेस्ट करते रहती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन जोंगजू कहाँ ही सुनने वाला था। उसके फादर नहीं समझ पा रहे थे कि जोंगजू जूनमी को लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेस होते जा रहा था, लेकिन हाँ वो इतना तो समझ चुके थे अब वो पहले वाला सीधा साधा वाला उनका बेटा नहीं है। इधर जोनमू को देखने के लिए जोंगजू उसके कमरे में ही आने का उसका वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जोनमी को होश आता है। यहाँ पर वो जोंगजू को देख करके शौक भी थी और खुश भी। तभी उसकी आंटी भी यहाँ पर आती है और वो जोंगजू को फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके जाते ही वो जोनमी से कहती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। जोनमी कहती है जिस हेल में उतर गई हूँ मैं, अब मैं उससे पीछे नहीं हटने वाली। मुझे जोंगजू की कज़न ने लव डोज दिया था, लेकिन मैंने उसे बदल करके पॉइजन पी लिया, क्योंकि मुझे पता था जोंगजू मुझे कुछ भी नहीं होने देगा किसी भी हालत में। उसकी आंटी उसे कह रही होती है कि जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो मैं अब इतना रिस्की काम करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जोन में यहाँ पर हार नहीं मानने वाली थी जब तक ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाए। उसे नहीं पता था कि उसकी आंटी क्या प्लान कर रही हैं। वो तो इन चीज़ों को काफ़ी कैजुअली ले रही होती है। ऊपर से उसकी आंटी इतना ज़्यादा मन से प्रेग्नेंट भी थी। अगले दिन जब जोंगजू जोनमी को लंच देने के लिए आता है, तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जोनमी अपने वही सीनियर के साथ थी। वो सीनियर यहाँ पर उसके लिए लंच लेके आया था, उसका फिक्र कर रहा था। ये देखते ही जोंगजू को जेलस होने लगते हैं और वो सीनियर की पिटाई लगा देता है। जोनमी उसे डांटने लगती है कि वो ये क्या बकवास कर रहा है। वो उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और बताती है कि आंटी को अबॉर्शन हो गया है। एक्चुअल में उसने जोंगजू के डैड को अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर करते हुए देख लिया था। जोन में गुस्से में जाती है और जोंगजू के डैड को खींच करके थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमसे घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। सब कुछ ख़त्म होने वाला है, बात का मतलब अब जोनमी समझती है। वो जानबूझ करके अपने हस्बैंड को फंसाने के लिए बेबी अबॉर्ट करा देती है। उसे पहले से ही पता था कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। इनफैक्ट वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर हमेशा लागू होता है। यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। जोनमी को जोंगजू सपोर्ट करता है, उसके डैड को उसे बुले नहीं करने देता। रिपोर्टर्स यहाँ पर आकर के पूछने लगते हैं क्या आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, फिर भी आपकी सेक्रेटरी के साथ ही अफेयर चल रहा है। बहुत सारे सवाल उन पे आने लगते हैं जिन्हें कि जोंगजू के डैड टालने का कोशिश करते हैं, लेकिन शायद ये बातें अभी और ज़्यादा ही बढ़ने वाली थी। जोनमी वहाँ से जा रही होती है। जोंगजू उसका केयर कर रहा था, लेकिन जोनमी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे डैड की गलतियों की सज़ा सिर्फ उन्हें ही मिलेगी, तुम भी उन्हीं के बेटे हो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जोंगजू उसके सीनियर को दिखाने के लिए जोनमी को किस कर लेता है। जोनमी इस बात से बहुत ही भड़क जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसे छोड़ करके वो अपनी आंटी से मिलने के लिए चली जाती। जोनमी अपनी आंटी के पास थी। आंटी खुद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखा रही होती है, लेकिन वो बच्चे के खोने के गम में अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ही सैड थी। हालांकि वो दोनों खुश थे, उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। जोंगजू के डैड को जेल हो गया। चीटिंग किया था उन्होंने, इसलिए बेबी अबॉर्ट हुआ, इसलिए और इसलिए भी कि उसके डैड को लेकर के जो भी कांड था वो सब कुछ रिवील हो गया। वैसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से हुआ, लेकिन ये जोंगजू के वजह से हुआ था। जोनमी अगले दिन आती है आंटी से मिलने के लिए, तो बच्चे के कपड़ों के साथ उसे रोते हुए देखती है। उसका वही सीनियर फ्रेंड जोनमी का मूड ठीक करने के लिए उसे वहाँ से लेकर के जाता है, ये कहते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें शायद तुम्हारी आंटी को थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो उसे क्लब में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जोंगजू भी उसे फॉलो करते हुए देखता है। उसके फ्रेंड ने जोनमी के लिए कुछ मेल मॉडल्स मंगाए हुए थे और वो इस तरीके से वो जोनमी को एंटरटेन करना चाहता था। तभी जोंगजू बीच में आ जाता है और वो जोनमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जोनमी उसे कहती है कि अगर तुम ये सारा ड्रिंक पी लोगे, क्योंकि मेल मॉडल्स तो पी रहे, तो फिर मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जोंगजू वही करता है, बहुत सारा ड्रिंक वो कर लेता है और जोनमी को वहाँ से लेके जाता है।
वो दोनों घर जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। जूनमी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अगली मॉर्निंग बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं। वो लोग जूनमी को जोंगजू को गलत ठहराने लगते हैं कि वो जूनमी के साथ ज़बरदस्ती ये सब कुछ कर रहा है, और पुलिस उसे भी पकड़ के लेकर के जाती है। जूनमी यहाँ पर जोंगजू का सपोर्ट नहीं करती है कि ये काम कंसेंसुअल था, और पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाती है। जूनमी तो गवाही देने के लिए भी नहीं आई थी। जोंगजू जेल में बैठ करके सोच रहा था। उसके ग्रैंडफादर आते हैं और जोंगजू को वहाँ से लेकर के जाते हैं। वो कहते हैं एक लड़की के चक्कर में तुम अपना करियर मत बर्बाद करो, जूनमी के चक्कर में तुम्हें सब कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से जाने से पहले जोंगजू अपने कमरे में जाता है। जूनमी का दिया हुआ इकलौता गिफ्ट वो डस्टबिन में फेंक देता है। इस बात को 5 साल बीत जाते हैं। उसके डैड पिछले 5 सालों से जेल में थे, और यहाँ पर जोंगजू अब पहले के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा वाला स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो यहाँ पर इनडायरेक्टली जूनमी पर नज़र रखा करता था। दिखाता तो ये था कि वो जूनमी से अब नफरत करने लगा, क्योंकि उसने पुलिस से उससे निकालने के लिए नहीं आया, लेकिन वो अब भी उससे उतना ही प्यार करता था। और इधर जूनमी किसी को पिटाई कर रही होती है। एक्चुअल में जोंगजू के डैड को ऑपरेशन हो गया था, कुछ महीने वो ठीक रहे, फिर किडनी उसकी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया, और अब इस बार वो बचने नहीं वाले थे। उनकी लास्ट विश यही थी कि वो अपनी दूसरी बेटी ले ली और अपनी एक्स वाइफ से एक बार मिल लें, लेकिन जूनमी जब भी उन्हें मिलने के लिए कहती थी तो वो मना कर देते थे। उन लोगों ने जूनमी को हमेशा ही अपने डैड को लेकर के ब्लैकमेल किया है, और उसकी इंगेजमेंट किसी और से भी फिक्स करा दी थी। जूनमी अपने डैड का सिर्फ लास्ट विश पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। जोंगजू घर के लिए निकल रहा था, तभी वो अपने सामने से जूनमी को ड्रंक कंडीशन में गुजरते हुए देखता है, तो वो उसे संभालते हुए जाता है। इधर घर पर जब जोंगजू नहीं आता है तो ग्रैंडफादर डांटने लगते हैं। जोंगजू का एंगेजमेंट लिली से सेट करा दिया गया था, लेकिन जोंगजू कभी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता, तो उसकी मॉम लिली को डांटती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जोंगजू इस तरीके से जूनमी का ख्याल कर रहा होता है। जूनमी उसे मिलने गई थी और बोलती है कि तुम्हारे डैड की गलती की सज़ा तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। और यहाँ पर जूनमी नींद में ही जोंगजू को सॉरी सॉरी बोल रही होती है। जोंगजू को अपने सामने देख कर के शुरुआत में उसे भरोसा नहीं होता है कि एक्चुअल में वो उसके सामने है। पिछले 5 सालों से उसने उसे नहीं देखा था। जोंगजू जूनमी को रोते हुए देख करके धीरे धीरे पिघलने लगता है, लेकिन वो ये बात इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। जूनमी उसे कहती है, जोंगजू तुम हो क्या? फाइनली तुम मेरे पास मिलने के लिए आ रहे हो। जोंगजू को पता चलता है कि जूनमी की फैमिली उसे किस तरीके से भूले करती है, तो वो उसके लिए बुरा फील करने लगता है। जिसने यहाँ पर जूनमी को वो लव डोज दिया था, अब जोंगजू से छोड़ने नहीं वाला था, और डॉक्टर को बुला करके यहाँ पर जूनमी का ट्रीटमेंट करवाता है। रात भर उसका ख्याल करता है, और जूनमी की ऐसी नींद खुलती है तो वो जोंगजू को बोल रही थी कि आई नो तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करने वाले, लेकिन मैं तुमसे कभी माफ़ी की उम्मीद भी नहीं करूँगी। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है क्योंकि मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगा, मैं नफ़रत करता हूँ तुमसे। जूनमी कहती है हाँ मुझे पता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसे कॉल आता है कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो देखने के लिए जा रही थी। अब जोंगजू पूछने लगता है कि कौन है वो, तो जूनमी से कहती है मेरा 4 साल का बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कह के वहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है उसका 4 साल का वो बेटा कोई और नहीं, एक्चुअल में एक डॉग था। अब जोंगजू पूरे ऑफिस यही सोचते रहता है, 4 साल का बेटा, क्या वो मेरे बेटे को पैदा की है? कन्फ्यूजन में ही था वो, उसे रहा नहीं जाता है। एट द एंड हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से फाइनली उसे मिलने के लिए चले जाता और कहता तुम मुझसे कहती थी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और फिर यहाँ पर तुम किसके बेबी को पाल रही हो। लेकिन उससे घर जाकर के पता चलता कि एक्चुअल में जिसे वो बेबी कह रही है वो कोई और नहीं, एक्चुअल में एक डॉग है। तो जोंगजू भी अपने इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हंसने लगता है। जूनमी ने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक्चुअल में उसके और जोंगजू के बीच के रिलेशनशिप कभी ठीक भी हो सकते हैं। वो उम्मीद भी नहीं कर रही थी जो उसने उसके साथ किया था। हालांकि वो जानती थी कि जो कुछ भी उसके डैड ने किया इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और हालांकि वो तो हमेशा ही उसका हेल्प भी किया करता था। फिर भी यहाँ पर वो क्या ही करे, रिवेंज लेना तो उसकी मजबूरी थी ना। वो वहाँ से चले जाता है और अब जूनमी के बारे में सब कुछ वो पता लगाने लगता है। हालांकि उसे पता तो बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी वो और भी कुछ पता लगा रहा होता है। हम लोग जूनमी को देखते हैं कि
अगले दिन उसे पता चलता है कि जिस लड़के ने जोनमी को वो लव दिया था जोंगजू से जा करके बहुत ही गंदे वाली पिटाई कर रहा है। अब यहाँ पर वो जोंगजू को कॉल करती है और कहती है तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरी केयर नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर यहाँ पर तुम उस लड़की की क्यों ही पिटाई कर रहे हो। जोंगजू उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और वो फ़ोन कट कर देता है। जोनमी को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं जोंगजू उसे पसंद कर रहा है, तो ही वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। इधर लिली जोंगजू को अपना बनाने का पूरी तरीके से कोशिश कर रही होती है। जोंगजू का ध्यान रख रही होती है, लेकिन वो कभी उसे भाव ही नहीं देता था। दूसरी तरफ यहाँ पर जोनमी हॉस्पिटल में अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर वो अपनी मॉम और लिली को देखती है। वो उन्हें कह रही होती है कि अब जब तुम लोग यहाँ पर आई हो तो चलो डैड से मिल लो, लेकिन यहाँ पर वो दोनों साफ तौर से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन जोनमी को गुस्सा आ जाता है और वो लिली को थप्पड़ जड़ देती है। जोंगजू जोनमी के सपोर्ट में यहाँ पर आ जाता है। जोंगजू के होने की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। जोनमी जोंगजू को थैंक्स बोलती है ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। जोंगजू को पता था जोनमी के डैड की लास्ट विश क्या है। उसे कहता है डोंट वरी, कल लिली और उसकी मॉम खुद ही यहाँ पर आएंगे तुम्हारे डैड से मिलने के लिए। वो कहती है तुम उन्हें फोर्स करोगे। वो कहता है बस इस काम से तुम ये मतलब मत रखो, बस इतना समझ लो मैंने जो कहा वो कल हो जाएगा। तो जोनमी उसे किस कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि जोंगजू ही उसके लाइफ में जो एक्चुअल में इन सारे कामों में उसका हेल्प कर सकता है। जोंगजू कहीं ना कहीं जोनमी के साथ खुश तो फील कर रहा था, लेकिन वो इन 5 साल के बदले इतनी आसानी से तो उसे माफ़ नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो उसे माफ़ नहीं करता है। वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर शेयर करते हैं। एक दिन तक जोनमी उसे कोई मैसेज कोई कॉल नहीं करती है। जोंगजू को रहा नहीं जाता और वो लेट नाइट सीधे जोनमी के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि एक्शन में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो वहाँ जाते ही जोनमी को हक कर लेता है और सोफे पर सो जाता है। जोनमी को लगता है कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और बैठ करके उसका केयर करने लगती है। जब वो जागता है तो देखता है कि एक्चुअल में उसने तो यहाँ पर उसका फेवरेट स्पाइडर रखा हुआ है। और जोनमी से रीजन पूछता है। वो कहती है अब जो भी हो इसमें जान थी, मैं इसे छोड़ नहीं सकते थे, इसी वजह से पिछले 5 सालों से मैंने इसे रखा हुआ है। तो जोंगजू से कहते हैं ठीक है, वैसे भी ये मेरा स्पाइडर है, मैं उसे लेकर के जा रहा हूँ। अब जोनमी उसे मना भी नहीं कर सकती थी, वो उसे हाँ कह देती है। वो सोचती है कि 5 सालों में जोंगजू कितना बदल गया है। पहले वो यहाँ पर उसे इस तरीके से चिढ़ाया करती थी, उसे परेशान किया करती थी, और अब देखो तो सही वो उसे ही परेशान कर रहा है। अगले दिन सच में हम लोग देखते हैं कि लिली और उसकी मॉम यहाँ पर उससे मिलने के लिए आते हैं उसके फादर से। उसके फादर उनसे अकेले मिलना चाहते थे, तो वो बाहर चली जाती है, जहाँ पर कि जोंगजू बाहर खड़ा था और जून में उसे एक्चुअल में थैंक्स बोल रही थी कि उसने उसके डैड की लास्ट विश पूरा कर दी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जोंगजू जोनमी के जब साथ ही था तो लिली और उसकी मॉम बाहर निकलती है। जोनमी नोटिस करती है कि उसकी मॉम के हाथों पर ये फोर्स करने के यानी पकड़ने के टाइटली निशान है। वो इससे पहले कि रिएक्ट कर पाती है उसे पता चलता है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं है। वो समझ जाती है कि इन लोगों ने उसके डैड को मारा है। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इधर ग्रैंडफादर उसकी पिटाई लगा रहे होते हैं जोंगजू की, क्योंकि वो ये सब कुछ जोनमी के लिए कर रहा होता है। लिली ग्रैंडफादर को शांत कराने का कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इधर हम लोग देखते हैं कि जोनमी को पता चलता है कि जोंगजू को बहुत ही बुरी तरीके से पीटे जा रहा है। वो भी अपने डैड के मौत से बाहर भी नहीं निकल पाई थी कि वो जोंगजू को सेव करने के लिए उसके घर चली जाती है। वो उसके ग्रैंडफादर से कहती है कि डोंट वरी, आपका ये काम मैं आसान कर देती हूँ। मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में जोंगजू से नफरत कोई भी नहीं करता है। मैं आपका ये काम आसान करके इसकी पिटाई लगाती हूँ। सारे लोग कमरे से निकल जाते हैं, लेकिन जोंगजू को यहाँ पर जोनमी टच भी नहीं करती है। एक्चुअल में वो उसे सेव करने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। थोड़ी ही देर में ग्रैंडफादर यहाँ पर जोनमी को अपने स्टडी रूम में मिलने के लिए बुलाते हैं।
जब जून में उनसे मिलने के लिए जाती है तो वो उससे कहते हैं आई नो कि तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जोंग जो तुमसे नफरत करता है जब तुम जेल में उसे छोड़ दी थी तो, लेकिन ये गधा तुम्हारे प्यार में इतनी पागल है कि उसने अपने डैड को जेल भेज दिया था तुम्हारे चक्कर में। तुम्हें लगा कि तुम्हारे करने से जोंगजो के डैड को जेल हुआ, नहीं, उसने तुम अपने डैड के कंपनी से बहुत सारे इस तरीके से सीक्रेट्स पेपर निकाले और तब उसने उन्हें दिया था और तब जाकर के जेल हुआ था। लिली ये सारी बातों को सुन लेती है कि जोंगजो जुनमी को प्यार करते हैं। अब उसे उससे जेलस होने लगता है और वो जुनमी को भी रिवेंज लेने का प्लान करती है। जुनमी को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। ग्रैंडफादर कहते हैं देखो मेरा तुमसे कोई पंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। आई होप कि तुम जोंगजो की लाइफ से दूर रहो। इधर जोंगजो अपने कमरे में था। लिली उसका फिक्र करने के लिए जाती है। जोंगजो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है वो उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जोनमी यहाँ पर आती है। लिली को उससे जलस हो रहा था कि जोनमी ने जोंगजो के साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी यहाँ पर वो उसे छोड़ करके यहाँ पर इस तरीके से उसका फिक्र करते रहता है। अब यहाँ पर जब लिली ने ऐसे जोंगजो का हाथ पकड़ा हुआ था तो वो गुस्से में जाकर के अपना हाथ धोने लगता है। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि जोनमी के अलावा कोई भी उसे टच करे। फाइनली अगले दिन जोंगजो को स्टेज पर जाना था अपने नए प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन जैसे वहाँ पर जाता है उसका डैड जेल से बाहर आ चुका था और वह जोंगजो को कहने लगता है कि एक साइको इंसान है, इसने ये किया, उसने वो किया, वो सारी बातें यहाँ पर सबको बताने लगता है जो कि उसके लिए बहुत ही बुरा था। जून में यहाँ पर बीच में आती है और वो जोंगजो का हेल्प करती है और सबको कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इंसान एक किलर है, इसने मेरे डैड को मारा था, इसी वजह से इसे जेल हुआ था। जोंगजो को वो काम डाउन रहने के लिए कहती है और कहती है कि एक्चुअल में तुम्हें इनकी बातों का ध्यान देने का कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनली यहाँ पर उसके डैड को वापस से पकड़ के लेकर के जाते हैं। जोंगजो यहाँ पर इस तरीके से ये सब कुछ करते हुए जब जूनमी को देखता है तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। जून में उससे वापस से बात करने के लिए आती है, जहाँ पर कि वो दोनों अपने बीच के जो भी दूरियाँ थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थे उसे क्लियर करते हैं। वो जानता था कि उस समय जून भी मजबूर था और जोंगजो से इतना प्यार करता था कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। यहाँ पर वो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एक हॉट सा इतना प्यार करने वाला बंदा हम लोगों की भी लाइफ में दे दीजिए गॉड जी, फिर तो और क्या ही चाहिए। वो उसकी बॉडी के लगे चोट पर दवा अप्लाई कर रही होती है। इन 5 सालों में ना जाने कितनी बार जोंगजो ने अपने ग्रैंडफादर से पनिशमेंट खाया था, बट फिर भी वो जोनमी का साथ कभी नहीं छोड़ा था। अगले दिन लिली जोंगजो के ग्रैंडफादर से बात करने के लिए जाती है तो उन्हें सब कुछ पता चल चुका था। उसके फादर को जोंगजो का इंटरव्यू वाला टाइम और डेट उसने ही बताया था और इतना ही नहीं, उसी ने यहाँ पर जोनमी के डैड को भी गला दबा करके मारा था। जोंगजो ने उसकी मॉम से उसके डैड का दिया हुआ ब्रेसलेट ले करके आया था जोनमी के लिए। जोन में उस ब्रेसलेट को लेकर के बहुत ज़्यादा ही वाला इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर फाइनली पुलिस जोंगजो ने बुला दिया था तो पुलिस यहाँ पर लिली को पकड़ के लेकर के जाती है। लिली उसे कह रही होती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जीत गई, लेकिन तुम्हें माँ का प्यार कभी नहीं मिलेगा। तो जोन में उसे कहती है और तुम्हें डैड का प्यार कभी नहीं मिलेगा, तुम्हारे स्टेप फादर कभी तुमसे प्यार ही नहीं किए, ये बात तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ शादी के टूल की तरह इस्तेमाल किया गया और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड खुद तुम्हें कभी भाव नहीं दिया। अफसोस क्या करेगी लिली, एक काम करो, जाओ जेल में जाकर के सड़ो और सोचते रहना कि आगे क्या करना है। ग्रैंडफादर यहाँ पर धीरे धीरे जोनमी को माफ़ कर ही देते हैं। इनके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। कहानी के एंडिंग में जोनमी यहाँ पर जोंगजो को शादी के लिए प्रपोज करती है और यहाँ पर हमारी ये कहानी एंड हो जाती है। जोनमी की आंटी अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करने के लिए कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्री में चली जाती है। जोंगजो और जोनमी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और कहानी है एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी से हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।